इजराइल हार सकता है, नियर फ्यूचर में इजराइल बिल्कुल हार सकता है। हाँ सही सुना आपने जो मैंने कहा, लेकिन फिर सुन के आप ये सोच रहे हो क्या बकवास बातें कर रही है। मैं बात इस वाली जंग की बात नहीं कर रहा जो अभी चल रही है। इस वाली जंग में तो इजराइल ही जीतेगा और लगभग जीत ही चुका है और उसको कोई हराने वाला नहीं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस जंग में तो जीत चुका है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आने वाला है इजराइल का, यानी इजराइल ही खत्म हो सकता है। मैं उस तरफ उस लेवल की खतरे की बात कर रहा हूँ, ना कि छोटी मोटी जंगों की बात कर रहा हूँ मैं। और ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है इजराइल के लिए और इजराइल के चाहने वालों के लिए भी। तो हम इस बारे में इस वीडियो में जानेंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, कैसे कह रहा हूँ, क्या फालतू बात है, क्या काम की बात है, यही डिस्कस करेंगे और आपको बताऊंगा कि क्यों ये हो सकता है। और ये बहुत फिजिबल है, बहुत जल्दी कभी भी हो सकता है। क्या बोला तूने? कौन से पॉइंट्स है जिनके बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ, आइए इस वीडियो में उस बारे में डिस्कस करते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया कि खतरा हो सकता है, लेकिन आप सोच रहे हो क्या मैं उसी इजराइल की बात कर रहा हूँ जो कि माइटी इजराइल, जिसके पास 1300 टैंक्स है, 43,000 मिलिट्री व्हीकल्स, 950 आर्टिलरी, इतनी पावरफुल मिलिट्री। और एयरक्राफ्ट की बात करें तो 612 एयरक्राफ्ट, 241 फाइटर जेट उसमें। और एयर डिफेंस सिस्टम के तो क्या कहने, आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो एंड ऑल्सो अमेरिकन थार्ड, इतना सब, इतना ताकतवर, उसको कह रहा हूँ मैं खत्म हो जाएगा। यानी वो इजराइल जिसके पास ऊपर से 90 न्यूक्लियर बॉम्ब्स है अराउंड, और बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज और बहुत ही एडवांस एयरक्राफ्ट जैसे कि F-35 भी होने के बावजूद भी मैं कह रहा हूँ कि हाँ ऐसा हो सकता है। मोसाद जैसे ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन जिसने पेजर अटैक किया था, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था, वो भी नहीं रोक पाएगा इस चीज़ को। उस लेवल का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आने वाला है नियर फ्यूचर में इजराइल के लिए। तो क्या इजराइल इस चीज़ से बच सकता है, तभी पता चलेगा जब आप जानेंगे कि क्या एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होने वाला है और क्या नहीं। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा देखिए। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि अपोनेंट्स जो है इजराइल के वो कैचअप कर रहे हैं। मतलब टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस था इजराइल, हमेशा से कोई छू भी नहीं सकता था इजराइल को, लेकिन अब छू के चले जा रहे हैं, उसको छेड़ ही दे रहे हैं। कभी भी कोई भी छेड़ के चला जा रहा है इजराइल। हुती इधर छेड़ के चले जा रहे हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल मारी थी, इसी तरह से हिजबुल्लाह छेड़ के चला जा रहा है, हमास छेड़ के चला जा रहा है। और बहन डर गई। कह सकते कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ, नहीं मिसाइल्स गिरे हैं, ड्रोन्स गिरे हैं, हमला हुआ है, तबाही तो हुई। तो मतलब जिसको छू भी नहीं पाते थे अब छूने लगे हैं, तो इसका मतलब टेक्नोलॉजी में कैचअप हो रहे हैं। बात करें तो जैसे हिजबुल्लाह की बात करें तो उसके पास अभी भी 1 लाख रॉकेट से, इतने रॉकेट ये एक जन्म के हैं। तो आप सोच सकते हैं 1 लाख रॉकेट तो किसी के लिए भी सिरदर्द हो सकते हैं, और वो हिजबुल्लाह के पास आज भी हैं, छुपा रखे उसने, लेकिन वो है और कभी सरफेस हो सकते हैं। तो रिस्क तो है अगर मैं हिजबुल्लाह की बात करूं, और ये बहुत बड़ा सिरदर्द है। अब किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए भी 1 लाख रॉकेट आप नहीं रोक सकते। वो अलग बात है कि फायर करना मुश्किल, लेकिन है तो सही, ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। और इसराइल के दुश्मन तो चारों तरफ हैं, तो मतलब अभी के लिए शांत हो जाएंगे थोड़ा टाइम, लेकिन फिर वापस एक्टिव होंगे। तो ये कभी नहीं रुकने वाला है, हर टाइम रेडी है इसराइल पे हमला करने के लिए। बात तो सही है। अगर हम एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स में तो बहुत दूर है अगर एनिमीज़ की बात करें, लेकिन उनके पास कुछ ऐसा है जिसके लिए एयरफोर्स उसका मुकाबला नहीं कर सकता, वो है ड्रोन्स के लिए इजराइल डिपेंडेंट है अपने एयर डिफेंस सिस्टम में। अपने एयरफोर्स से बहुत ही मुश्किल है उसके लिए रोक पाना, और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं एनिमीज़। वो पूरा ओवरवेलम कर देते हैं अपने ड्रोन्स की मदद से पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को इजराइल का, और उसके पीछे में मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह लॉन्च कर देते हैं। एक बहुत ही स्नीकी स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, और जिसमें एयरफोर्स इतनी मदद नहीं कर पाती, इतनी माइटी एयरफोर्स होने के बावजूद भी। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अगर हम मिसाइल्स की बात करें तो ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स है जिन्होंने कई बार हिट किया है, जिन मिसाइल्स ने इजराइल की धरती पे गिर चुके। इसका मतलब कैपेबल तो है वो, चकमा देते हुए डिफेंस सिस्टम को जमीन पे गिरे तो जमीन पे गिर सकते, यानी कहीं भी गिर सकते, तो ये कैपेबल तो है वो, ये तो मानना पड़ेगा। और न्यूक्लियर बॉम्ब्स की बात करें तो इजराइल के पास तो अभी 90 है, लेकिन अगर हम ईरान की बात करें तो जैसा कि सूत्रों से पता चलता है, मीडिया रिपोर्ट्स में आता है कि बहुत ज़्यादा करीब है, बहुत ही ज़्यादा करीब है ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि रशिया की मदद से बना भी चुका है वो, लेकिन ये चीज़ कंफर्म नहीं अभी तक। ये है कि बहुत ज़्यादा क्लोज है, लेटेस्ट खबर ये है कि बहुत ज़्यादा क्लोज है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के। और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा डेंजरस न्यूज़ है इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये सबसे बड़ा खतरा इजराइल के लिए कि न्यूक्लियर बॉम्ब। साइज देखिए इजराइल का, इतना छोटा है कि कुछ ही न्यूक्लियर बॉम्ब पूरा का पूरा इजराइल खत्म हो सकता है, इतना ज़्यादा डेंजरस है इजराइल के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब। अगले रीजन की बात करें तो वो है उनका डिफेंस सिस्टम। ऐसा है तो बहुत कैपेबल डिफेंस सिस्टम है, जिसमें आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है, एरो है एंड थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। तो ये सब मिलकर बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देते हैं इजराइल के एयर डिफेंस को। लेकिन
क्या ओवरवेलम नहीं किया जा सकता? उसका जवाब है हाँ, बहुत आसानी से ओवरवेलम किया जा सकता है, और उसमें भी कई बार ह्यूमन एरर के कारण या थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल एरर के कारण इसको चकमा दिया जा सकता है। जैसे अभी रिसेंटली एक ड्रोन अटैक हुआ था जिसमें 4 लोग मारे गए थे इजरायली फोर्सेस के। बहुत ही ज़्यादा आराम से एक ड्रोन चकमा देते हुए ब्लास्ट कर गया और पूरी तरह से नुकसान पहुंचा के चला गया। तो इसी तरह से मतलब चकमा दिया तो जा सकता है, ऐसा नहीं कि ये है तो इजराइल 100% से वो कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। इससे भी ज़्यादा बड़े रीज़न है जो अभी आपने सोचा कि ये रीज़न है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा डेंजरस, सबसे ज़्यादा खतरनाक जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, असली एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, मतलब इससे उभर पाना, इससे पार पाना। आई डोंट थिंक सो ये आसान होगा इजराइल के लिए, पता नहीं कैसे करेगा, लेकिन अगर कर पाए तो ठीक है, नहीं तो इजराइल के लिए सर्वाइव करना समझिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इजराइल की अगर सबसे बड़ी वीकनेस की बात करें अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो अभी है वो करेंट फर्टिलिटी रेट, जो कि अब फिर भी हाई, अगर वर्ल्ड वाइड बात करें, डेवलप्ड देश की बात करें तो सबसे ज़्यादा ही है। लेकिन जिस तरह के इजराइल के दुश्मन है, क्या उस हिसाब से इजराइल की आबादी बढ़ गई? जवाब है नहीं। फर्टिलिटी रेट की बात करें तो पैलेस्टाइन की 3.4 है और इजराइल की बात करें तो 3 है, लेकिन क्या वो इनफ है? जवाब है नहीं। ऊपर से पता नहीं इजराइल को एक अलग ही कीड़ा उठा हुआ है कि ग्रेटर इजराइल बनाएंगे। ठीक है, बना लेना भाई, ये आबादी कहाँ से लाओगे उसके लिए? बनाने को तो सुपर इजराइल बना लो, लेकिन आबादी कहाँ से लाओगे भरने के लिए? दुश्मन ही भर जाएंगे तुम्हारे लोगों की जगह। तो ये तो बहुत ही घटिया आइडिया, पता नहीं किसी ने सोचा। इस ग्रेटर इजराइल पॉपुलेशन भी तो होनी चाहिए सपोर्ट करने के लिए, जो कि बहुत कम है इजराइल की, और इतनी पहली बात पॉपुलेशन भी कम है, ऊपर से फर्टिलिटी रेट इतनी नहीं है कि अगर कब्जा भी कर ले तो उसको कैप्चर करके रख सके। ये एक सबसे बड़ा क्राइसिस है जो कि ये फेस कर रहा है। और ऊपर से मेन आपको एक चीज एडिशनल ये भी समझना है कि मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, ये नया युग है, तो फर्टिलिटी रेट और कम होंगे। रिपोर्ट्स के हिसाब से, एक्सपर्ट की माने तो और कम होंगे, 2 के नीचे भी जा सकता। फिर ये बहुत ज्यादा एग्जिस्टेंशियल लेवल का क्राइसिस हो सकता है इजराइल की बात करें उसमें। तो अभी तक तो सिचुएशन डिसेंट लग रही, लेकिन पैलेस्टीन की आबादी तो काफी तेजी से बढ़ रही है इजराइल के मुकाबले। लेकिन अगर दुश्मनों की बात करें तो बहुत ज्यादा है, तो इस कारण से इतना इजराइल के लिए काफी नहीं है। पॉपुलेशन और तेजी से बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरफ से बढ़ रहा है दुश्मन इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो इस सेंचुरी में काफी कम आबादी भी हो सकती है और दुश्मनों की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। और ये सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है जो इस वक्त इजराइल फेस कर रहा है। अभी तो नहीं दिख रहे इसके साथ, लेकिन थोड़े टाइम में आप देखें, एक टिकट के अंदर ही आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जिस तरह से शॉर्टली डिक्लाइन होगा पॉपुलेशन, फर्टिलिटी रेट इतना गिरेगा और आसपास का इतना बढ़ेगा कि वो एक बहुत बड़ा क्राइसिस होगा, और ये ट्रेजेक्ट्री उस तरफ जाती हुई दिख रही है। तो वही देखना है कि क्या इससे उभर पाता है इजराइल। यही नहीं, अभी और सुनिए। ना अगर आप अलग कुछ इशूज की बात करें जो भी रीजंस है इजराइल को वीकन कर रहे हैं, वो जैसे वोकिज्म बहुत बढ़ रहा है कि नहीं, हमें नहीं मारना चाहिए, अटैक नहीं करना चाहिए, हमें शांति से रहना चाहिए। तो ये जो एक है, ये एक बहुत बड़ा इशू है और ये अभी भी है, और बहुत लोग इजराइल में हैं जो इस चीज़ को मानते हैं। और ये चीज़ है जो कि इजराइल को बहुत कमज़ोर करती है स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने के लिए, और ये चीज़ है और बढ़ रही है और धीरे धीरे और बढ़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है जिससे इजराइल को भरना पड़ेगा। दूसरी अगर चीज़ की बात करें तो एक्सपेंसिव मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है इनका, अभी की बात करें तो बहुत ज़्यादा ही महंगा पड़ता है इनको। तो मतलब कहने को तो आप कह सकते हैं कि हिजबुल्ला वाले और ये हमास वाले अटैक करते, कुछ मिलता नहीं उनको, लेकिन मनी वाइज वो जीत जाती, क्योंकि पैसा इतना खर्च हो जाता है इजराइल का कि उसी में अच्छा दिवालिया निकल जाता है। बहुत ज़्यादा बड़ा बजट सिर्फ मिसाइल डिफेंस को रीफिल करने में ही चला जाता है, बहुत बड़ा बजट, क्योंकि बहुत महंगी मिसाइल है, मिलियंस ऑफ डॉलर की मिसाइल है, उनकी कुछ $1000 की ड्रोन्स है, ऐसी कुछ रॉकेट्स है, ऐसे बहुत सस्ते रॉकेट्स और ड्रोन्स है, और इनके बहुत महंगे मिसाइल डिफेंस सिस्टम के मिसाइल्स है। एक और बात करें तो ये है कि इंटरनेशनल सपोर्ट भी धीरे धीरे इजराइल को होता जा रहा है। He is dumping the urine on the Israeli delegation. और पहले जितना होता था अब तो बहुत कम हो गया। अमेरिका ही खुल के सपोर्ट करता है, उसके अलावा ज़्यादा इतने कीन है नहीं, मतलब आपको लगेगा कि है तो सही, लेकिन बहुत कम कंट्रीज है। जर्मनी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। उसके अलावा बात करें तो फ्रांस सीधे मुकर गया, फ्रांस ने सीधे धमकी दी, डराया कि ये सब ठीक नहीं कर रहा है इजराइल। इसी और कई नाटोज कंट्री भी समर्थन नहीं कर रही है, टर्की तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, और इस तरह से कई सारी कंट्रीज है जो समर्थन नहीं कर रही है। बहुत कम ही एलाइज रह चुके हैं जो कि इसका खुला सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह से बहुत कम ही कंट्री, चाइना भी नहीं करता, रशिया भी नहीं करता, इंडिया भी खुल के नहीं करता। तो वही खुल के सपोर्ट करने वाला उसमें तो यूएस ही है और जर्मनी और कुछ ही कंट्रीज है। बहुत मुश्किल है इजराइल के लिए। इंटरनेशनल सपोर्ट धीरे धीरे ऊपर से और लूज करता जा रहा है, क्योंकि ये और ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जा रहे हैं और ज़्यादा बॉम्बिंग कर रहे हैं, और ये चीज़ है जो कि बाद में और हिंडर हो सकती है। अभी तो थोड़ा सपोर्ट था अमेरिका का, लेकिन अगर कभी अमेरिका का सपोर्ट कमजोर पड़ा तो वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होगा इजराइल के लिए। और इजराइल ऊपर से अपने दुश्मन भी बढ़ाते जा रहा है, पता नहीं कैसे कर लेता है, काला जादू, लेकिन वो कर रहा है। जैसे कि रशिया को उसने अभी बहुत ज़्यादा आप कह सकते सनका दिया उसने, क्योंकि सीरिया पर अटैक किया, उसमें भी कई मिलिट्री बेसिस को भी टारगेट किया जिसमें रशियन थे, और वो रशिया बहुत पिस ऑफ हो चुका है, मतलब एकदम उसने बस नाम लिख लिया एक तरह से इजराइल का अपने डायरी में। और ये चीज़ है डेंजरस अगर बात करें इजराइल के लिए। और चाइना तो कभी भी इसके समर्थन में था ही नहीं, और मिडिल
मिडिल ईस्ट में भी जैसे ये इतना खतरनाक हमला कर रहे हैं, तो कहने को तो अंदर अंदर फिर भी कुछ लीडर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं, लेकिन बाहर बिल्कुल भी नहीं आ सकते बोलने के लिए कि हम समर्थन करते हैं। इसी कारण से अपने दुश्मन भी थोड़े थोड़े बढ़ते जा रहे हैं इसराइल के। जैसे कि फ्रांस भी कह सकते हैं दुश्मन तो नहीं है, लेकिन उसने जो जिस तरह से रिप्लाई किया था वो एक तरह से वही हुआ कि दुश्मन ही बन गया एक तरह से इसराइल का। तो वही है कि दुश्मन बढ़ा रहा है और दोस्त बहुत कम होते जा रहे हैं, और ये बहुत बड़ा क्राइसिस आपको समझना है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा एलाइज चाहिए, नहीं तो बहुत इश्यूज आएंगे। देखते हैं फ्यूचर में इसराइल क्या इन सब से उभर पाता है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। तो नाउ दोस्तों, अब बात करते हैं हम एक बहुत ही कमाल की, और वो है सॉल्यूशन क्या है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सॉल्यूशन थोड़ा देना चाहिए। ऐसी सॉल्यूशंस है जो कि शायद इसराइल को भी पता होंगे, लेकिन फिर भी मैं कुछ सॉल्यूशंस देना चाहता हूँ। सॉल्यूशन नंबर 1, आयरन बीम। इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और अगर इसको पार पा ले तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इसराइल, क्योंकि आयरन डोम बहुत महंगा है। डेविड स्लिंग, एरो लेक, ये सब बहुत ज़्यादा महंगा है, लेकिन अगर बात करें आयरन बीम की, बहुत चीप और बहुत क्विक और बहुत एक्यूरेट। तो अगर इसको डेवलप कर ले और बहुत एक्यूरेट और बहुत ही अच्छे से मैनेज कर पाए तो ये दुश्मन को बहुत आसानी से रोक सकता है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाएगा, फिर इसराइल को कुछ भी अटैक कर पाना बहुत मुश्किल होगा। दूसरा, अगर इसकी बात करें तो इसराइल को अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने की जरूरत है, और वो भी लॉयल पॉपुलेशन होनी चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन तो कई तरीके से बढ़ सकती है, लेकिन वो मेक श्योर करना पड़ेगा कि लॉयल ही रहे। और इवन जो ज्यूज भी हैं तो वो भी लॉयल रहे, क्योंकि ज्यूज भी थोड़े से भटक रहे हैं और आबादी बढ़ती जा रही है कि जो कि समर्थन नहीं करते इस तरह के अटैक्स का। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर हम इसराइल जिस तरह से जहाँ पे है, जिस दुश्मन के बीच में खड़ा है, उस मामले में ये कहना सही रहेगा कि उसको बहुत ज़्यादा लॉयल चाहिए, मतलब थोड़े से समय के लिए भी नाटक मंगाया, बिल्कुल हमेशा ही इसराइल के साथ खड़े रहें, उसकी सबसे ज़्यादा जरूरत है इसराइल को। और अगर हम लास्ट चीज़ों की बात करें तो टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा एडवांस बनना पड़ेगा, जैसे रोबोकॉप लेवल की एक एडवांसमेंट एकदम ही, जिसमें लोगों की कम से कम जरूरत हो। बहुत एडवांस फ्यूचरिस्टिक टेक की तरफ जाना पड़ेगा आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को, तब उससे थोड़ा सा कम आबादी थोड़ी कम भी हो, पॉपुलेशन ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए ना भी, फिर भी बहुत अच्छा मैनेज कर पाए, उसके लिए बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ जाना पड़ेगा। AI और रिमोट से चलने वाली चीज़ें, यानी रिमोट लोकेशन से आप एयरक्राफ्ट कंट्रोल कर सके, टेक कंट्रोल कर सके, सब कुछ कंट्रोल कर सके, तो उस तरह के लेवल पे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डिफेंस करने का कैपेबल बन सकता है इसराइल। तो यही थे मेरे कुछ सजेशन, जो कि घंटा फर्क नहीं पड़ता इसराइल को, लेकिन मैंने दे दिए। तो गाइस, ये थी मेरी वीडियो अबाउट इसराइल एंड हाउ इट कैन फेस एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। तो इस बारे में वीडियो थी, कैसी लगी आपको ये वीडियो? चाचा, ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और हाँ, लाइक कर दे, शेयर कर दे, क्योंकि हो सकता है ये पहली वीडियो कहीं आखिरी न बन जाए।